वनडे में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रिक्शन और हम इसको गारंटी से मास्टर कर लेंगे। आपने अगर फ्रिक्शन पढ़ रखा है तो भी आपके लिए ये वीडियो बेहद जरूरी है, और नहीं पढ़ा है तो आपको सही चीज पढ़ना चाहिए पहली ही बार में, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। दोस्तों जो इस वीडियो में डिस्कस करने जाऊंगा आज मैं, आपको शायद ही पूरे मार्केट में कहीं मिलेगा, और आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी इस वीडियो के बाद। तो दोस्तों अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और उनसे अंत में पूछना समझ में आया क्या। तो शुरू करते हैं। फ्रिक्शन, जब भी हमारे दिमाग में फ्रिक्शन का ख्याल आता है, हम इसकी नेगेटिव इमेज बना के बैठे होते हैं कि फ्रिक्शन अच्छी चीज नहीं होती। तो पहला मिसकंसेप्शन तो दूर कर लो बच्चों कि फ्रिक्शन अच्छी चीज होती भी है और कहीं कहीं अच्छी नहीं होती। अब कुछ बच्चों को ऐसा लगता होगा कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन का अपोज करता है, फ्रिक्शन अपोजेस मोशन। तो यह भी मिसकंसेप्शन दूर कर लो बच्चों। अभी मैं आपको समझा दूंगा 1 मिनट के अंदर। मैं लेता हूं 2 प्यारे एग्जांपल, उससे आपको आधी चीजें फ्रिक्शन के बारे में एकदम क्लियर हो जाएगी। ध्यान से देखना। मान लीजिए ये एक लॉरी है, लॉरी मतलब ओपन ट्रक, और इसके ऊपर रखा है कोई मैंने मास m, राइट। अब मैं मान रहा हूं कि सारी सरफेस स्मूथ है, राइट। यहां पर हम कंसीडर कर रहे हैं ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, ठीक है बच्चों। अब देखो, मान लीजिए ये लॉरी निकल गई ऐसी एक्सेलरेशन से, ठीक है। अब मेरा आपसे इतना सा क्वेश्चन है, बताओ बच्चों, अपने दिमाग की घंटी जलाओ, ये ब्लॉक आगे जाएगा पीछे जाएगा, कहां जाएगा? तो करेक्ट आंसर जो होना चाहिए इसका वो ये कि ये ब्लॉक कहीं नहीं जाएगा, ये यहीं रहेगा। होगा क्या कि ये मान लीजिए ये ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक अभी इस लॉरी के ऊपर रखा है, लॉरी निकल जाएगी नीचे से और फिर ये ब्लॉक बाद में गिर जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर कोई मोशन नहीं है, कोई फोर्स नहीं है जो इसको मोशन करा दे, ठीक। यहां पे ये जब चीज स्मूथ है तो स्मूथ होने के कारण ये गाड़ी तो निकल जाएगी, ये बॉडी निकल जाएगी और उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, वो सीधे गिरेगा धड़ाम नीचे। दूसरा केस देखते हैं। यहां पर मैंने एक ब्लॉक रख दिया m और इसको गाड़ी को एक्सेलरेट करा दिया a एक्सेलरेशन से, ठीक है। मान लीजिए काफी ज्यादा रफ सरफेस है, बहुत रफ सरफेस है ये, तो मैं इसको अच्छा खासा रफ मान रहा हूं, ठीक है, बढ़िया रफ सरफेस है। अब बताओ बच्चों, ये पीछे जाएगा आगे जाएगा या वहीं रहेगा? तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ऐसा कि अगर मोशन आगे है तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे। सोचा आपने? ऐसा सोचा क्या? सोचा क्या? अगर आपने सोच लिया ना ऐसा बच्चों, तो गड़बड़ हो गई है, बहुत भयंकर कंसेप्चुअल वीकनेस है आपके अंदर। अभी क्लियर हो जाएगी, चिंता मत करो, मैं आपका भाई आपके साथ। यहां पर फ्रिक्शन बच्चों ध्यान से देखना, बिल्कुल लगेगा तो सही लेकिन आगे की ओर। दिमाग चकरा गया, मेरी बुद्धि चकरा गई, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है, अरे फ्रिक्शन आगे कैसे लग गया? एक बात बहुत प्यार से और ध्यान से सुनो। मुझे न्यूटन ने क्या बोला था? न्यूटन ने मुझे फोन लगाया और बोला कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू नेट फोर्स बाय मास, राइट। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है, क्या उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स लगता है? बिल्कुल सही बात है। आप ध्यान से देखना, मेरे पास एक्सेलरेशन तो है, हाँ, अगर मैं ग्राउंड पे खड़े होकर देखूंगा तो मुझे दिखेगा कि हाँ भाई, ग्राउंड पे खड़े होने पे मजा आ रहा है और ये गाड़ी दिख रही है जाती हुई। अगर गाड़ी जाती हुई दिख रही है तो उसके अंदर कचरे की पेटी है, क्या वो भी आगे जाती हुई दिख रही है? ये जो बॉक्स है ये भी आगे जाता हुआ दिख रहा है ना। तो बेसिकली गाना भी बज रहा है इसमें, गाड़ी वाला आया भाई घर से कचरा निकाल। ध्यान से देखना बच्चों। तो क्या हो रहा है कि ये जो बॉक्स है ये आगे एक्सेलरेट कर रहा है। एक बात ध्यान से सुनो, क्या कोई फोर्स और लग रहा है इसमें फ्रिक्शन के अलावा? एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में मुझे पता है ऊपर लगेगा नॉर्मल, नीचे लगेगा mg, दैट इज फॉर श्योर 100%, वो बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। लेकिन एक्स डायरेक्शन में क्या और कोई सा फोर्स है?
देखो बच्चों सूडो फोर्स मत बोल देना, क्योंकि मेरा फ्रेम कौन सी, इनर्शियल फ्रेम, मैं ग्राउंड पे खड़े होकर देख रहा हूं, तो सूडो फोर्स नाम की कोई चीज यहां पर नहीं आएगी। तो आपको एक चीज समझ में आ गई कि हाँ सर एक ही फोर्स लग रहा है और वो लगेगा फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन लगेगा एकमात्र फोर्स तो इसको एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में ही लगना पड़ेगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन अगर आगे की तरफ है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द बॉडी मस्ट बी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। यहां पर फ्रिक्शन ही है जो मोशन को कॉज करा रहा है। तो बच्चों मैंने आपको दूसरा मिसकंसेप्शन भी क्लियर कर दिया कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता नहीं। अगर फ्रिक्शन नहीं होता देवताओं तो ये बॉडी वहीं रह जाती। फ्रिक्शन ही है जो इस बॉडी को आगे लेके जा रहा है। और एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो आपको फील आ जाएगी एकदम से। मान लीजिए आप बस के अंदर खड़े हैं, ठीक बात। अभी बस के अंदर खड़े हैं तो आप मान लीजिए ऐसे खड़े, बस जा रही है इधर। अब क्या होता है कि बस निकल जाती है और आप वहीं रह जाते हो। क्या ऐसा होता है? नहीं होता। ऐसा होता अगर सरफेस स्मूथ होती, बिल्कुल स्मूथ, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर स्मूथ होती तो क्या होता ना पता है, यहां पे आप खड़े हो, बस आपके नीचे निकल गई और आपको पता ही नहीं चला बस निकल गई, सीधे पीछे आके टकराओगे भड़ाक। लेकिन क्योंकि आपके बीच में, ध्यान से देखना ध्यान से देखना ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पे ब्लॉक की जगह कोई आदमी भी खड़ा कर देगा, एकदम हैंडसम पर्सन, तो आपको दिखेगा कि ये भी क्या गाड़ी में ही मूव कर रहा है जब आप गाड़ी के अंदर खड़े हैं। तो इसका मतलब जैसे गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है वैसे ये हैंडसम बंदा भी एक्सेलरेट कर रहा है और इसको भी फ्रिक्शन ही एक्सेलरेट करवा रहा है। अदरवाइज क्या होता पता है, अगर मान लीजिए कि मेरा बंदा यहां खड़ा होता, एकदम खूबसूरत, अगर ये यहां खड़ा होता तो क्या होता पता है, रामा जी रैया ना रेल चली। इसका मतलब ये बंदा तो यहीं रह जाता और रेल निकल जाती, ये लॉरी जो निकल जाती, गिर जाता भड़ाक। आया समझ में? इसका मतलब कहीं कंसेप्चुअल मिस्टेक है। फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करता, पर क्या करता है। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नोट करना है बच्चों, वो पहला ये दैट द फ्रिक्शन opposes relative motion. Friction opposes relative motion. First important point. देखो friction never opposes motion, it opposes relative motion. Relative motion मतलब कि जैसे ही ब्लॉक फ्रिक्शन वाली सरफेस पे देख रहा हूं, ये वाली सरफेस ना, जैसे ही गाड़ी आगे चली क्या इसको झटका लगेगा पीछे की तरफ, फ्रिक्शन बोलेगा जाने नहीं देंगे तुम्हें। क्या बोलेगा? जाने नहीं देंगे तुम्हें। तो वो पीछे नहीं जाने देगा, तुरंत फ्रिक्शन फोर्स आगे लगा देगा, ऑपोजिट टू द रिलेटिव मोशन। और फील देता हूं, देखो मान लो आप चल रहे हो, तो आप चलते कैसे हो बताओ? पैरों से चलते हो, बहुत बढ़िया जवाब, मजा आ गया। अब चलने के लिए आपको क्या करना होता है, ग्राउंड को पीछे धक्का देना होता है। तो जैसे ही ग्राउंड पे आप पीछे फोर्स लगाते हो, ग्राउंड आपके ऊपर फोर्स लगाता है आगे की तरफ। कैसा फोर्स लगाता है बच्चों? आगे की तरफ। तब फ्रिक्शन आगे लग रहा है, तभी आप आगे चल पा रहे हो। अगर फ्रिक्शन आगे नहीं लगता तो आगे नहीं चल पाते, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस किया होगा केले के छिलके पर गिर के टपक के। कैसे? मान लो केले के छिलके रख लो 5-6 बढ़िया, और उसके ऊपर चल के देखना, तो आप सिर्फ पैर फिसलेगा आपका, लेकिन आप कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए फ्रिक्शन बहुत जरूरी है बच्चा। तो फ्रिक्शन की नेगेटिव इमेज अपने दिमाग से हटा लो। हाँ, कहीं कहीं फ्रिक्शन अननेसेसरी होता है, अनवांटेड होता है, जैसे मशीनरीज वगैरह में जब आवाज वगैरह आती है तो हम ग्रीस या ऑयल डाल देते हैं ताकि फ्रिक्शन कम हो। जब सिलेंडर वगैरह चलता है तो वहां पे भी ऑयल वगैरह डाल देते हैं ताकि फ्रिक्शन कम हो। फ्रिक्शन से हीट जनरेशन होता है, एनर्जी का लॉस होता है। माना कि इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं, लेकिन भैया इतना बढ़िया फोर्स, जो शानदार फोर्स जो हमें जिंदगी में आगे बढ़ा रहा है, हम एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन की बदौलत ही है बच्चों। फ्रिक्शन एक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप ऑफ फोर्स है, ये भी चीज ध्यान रखना, राइट। चलिए, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने देख लिया दैट द फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट करना है वो दैट द फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट in the tangential direction.
तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट एक्ट्स ऑन सरफेस इन कॉन्टैक्ट। जब भी सरफेस कॉन्टैक्ट में होगी तब उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगने की संभावना है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा फ्रिक्शन फोर्स हमेशा लगेगा, बट जब भी कॉन्टैक्ट में होगी तब उसके ऊपर लगने की संभावना है। ध्यान से एक एक शब्द को सुनना बच्चा। ठीक, देखो चलिए अब लेते हैं कुछ और एग्जांपल इसको और अच्छे से समझने के लिए। मान लीजिए, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से, एक बहुत हैवी ब्लॉक है, काफी हैवी ब्लॉक है, बहुत हैवी, राइट, और ये किसी सरफेस पे रखा हुआ है। अब मेरा क्या कर रहा है, यहां से कोई आदमी मान लीजिए इसको धक्का लगा रहा है। क्या लगा रहा है बच्चों? धक्का लगा रहा है। तो मैं धक्का लगाते बना देता हूं उसको। ये लगा रहा है इसको धक्का, ठीक है। अगर ये धक्का लगा रहा है और मैं मान रहा हूं कि ये सरफेस स्मूथ है, सरफेस किसी बहुत ज्यादा स्मूथ है। अगर मैंने सरफेस को बहुत ज्यादा स्मूथ मान लिया तब इतना छोटा सा बच्चा भी इस बड़े सारे ब्लॉक को चुटकियों में ऐसे मार के भगा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने जरा सा फोर्स लगाया, इतू सा फोर्स लगाया, तो ध्यान से देखना, इसको क्या कोई रोकने वाला है? नहीं। जब कोई रोकने वाला है ही नहीं तो ज्यादा फोर्स लगाऊं, कम फोर्स लगाऊं, ब्लॉक मूव करेगा ही करेगा, करेगा ही करेगा, करेगा ही करेगा। ठीक, चलिए। लेकिन अगर मैं स्मूथ सरफेस की जगह अगर मैं रफ सरफेस ले लेता, प्रैक्टिकल सिचुएशन की बात करते हैं, डेली लाइफ एग्जांपल्स लेते हुए, अगर मैं मान लीजिए इस ब्लॉक के ऊपर F फोर्स लगाता इस मैन के थ्रू, कितना फोर्स लगाता? F फोर्स, तो क्या ये ब्लॉक मूव करता? डिपेंड। अगर मैंने कम फोर्स लगाया है तो क्या ये ब्लॉक मूव कर जाएगा? नहीं मूव करेगा। अगर ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, प्रैक्टिकल सिचुएशन में बात करता हूं, जब मैं फोर्स कम लगा रहा हूं, ठीक है, आई एम अप्लाइंग लेस फोर्स, बहुत छोटा फोर्स लगा रहा हूं और मास बहुत ज्यादा है, ठीक है, और ये सरफेस किसे मांगी मैंने? रफ मांगी। नाउ you know that the acceleration of the body is 0, right? अब फिर से न्यूटन के पास चलते हैं। न्यूटन ने हमें बोला था कि acceleration is equals to net external force divided by mass of the particle। तो आपको दिख रहा है कि x डायरेक्शन में acceleration 0 है, इसका मतलब net external force acting on the particle along x direction should be 0। x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए। अब आप देखो यहां पे एक ही फोर्स दिख रहा है, x डायरेक्शन में मात्र एक फोर्स लग रहा है जो कि इधर धक्का दे रहा है उस ब्लॉक को टुवर्ड्स राइट, राइट। अभी नेट फोर्स जीरो होने के लिए मिनिमम दो फोर्स चाहिए। अरे दो फोर्स होंगे तभी तो एक दूसरे को काटेंगे, ठीक है, तो दो फोर्स चाहिए। दूसरा फोर्स कहां से आया? ये फोर्स और कोई नहीं, फ्रिक्शन है बच्चों। इसका मतलब अगर मोशन राइट में हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? ध्यान से देखना, फ्रिक्शन फोर्स इस बॉडी के ऊपर लगेगा टुवर्ड्स लेफ्ट। अब आया समझ में? ये अपोज क्यों करता है मोशन, और हमको जो पढ़ाते हैं वो अपोज क्यों पढ़ाते हैं? इसलिए पढ़ाते हैं। लेकिन आपको याद रखना है वो रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। किसका अपोज करता है बच्चों? रिलेटिव मोशन का। जब मैंने फोर्स यहां लगाया तो ब्लॉक टेंड किया मूव करने का टुवर्ड्स राइट, लेकिन ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगा लेफ्ट डायरेक्शन में। और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो आई कैन राइट नेट फोर्स इज इक्वल्स टू 0। नेट फोर्स कितना हो गया? F माइनस F डिवाइडेड बाय m। ये एक्सेलरेशन में था और नेट फोर्स क्या होता है? F माइनस F शुड बी 0। इसका मतलब F इज इक्वल्स टू फ्रिक्शनल फोर्स। मैं फ्रिक्शनल फोर्स को स्मॉल f से बनाऊंगा पूरे वीडियो में। आगे आने वाले वीडियो में भी फ्रिक्शन फोर्स स्मॉल f से डिनोट किया जाएगा। इसका मतलब अगर ब्लॉक मूव नहीं हो रहा है तो इसका एकमात्र कारण है उसको फ्रिक्शन मूव नहीं होने दे रहा। और यहां से हम एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिख सकते हैं फ्रिक्शन की, दैट द फ्रिक्शन ऑलवेज ट्राई टू कीप द बॉडी इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर बट अप टू अ लिमिट। हमेशा जब भी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा किसी बॉडी पे तो वो क्या करेगा? बॉडी को जोड़े रखेगा, साथ साथ रहने के लिए। वो बोलता रहेगा जाने नहीं देंगे तुम्हें, जाने नहीं देंगे तुम्हें। तो बच्चों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिख लो यहां पर, फ्रिक्शन ट्राइज टू कीप द बॉडी इन कॉन्टैक्ट।
but up to a certain extent. फ्रिक्शन चाहता तो है दो बॉडीज को साथ में रखना, लेकिन उसकी कुछ मर्यादा है, कुछ लिमिट है, उससे ऊपर वो साथ में रेजिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है बच्चों, क्या ये चीज आपको पूरी क्लियर है फ्रिक्शन के बारे में, जो बेसिक इंट्रो क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। चलो फ्रिक्शन के बेसिक्स को थोड़ा और क्लियर करते हैं। मान लीजिए हमने दो ब्लॉक्स लिए हैं, कैपिटल एम स्मॉल एम, और 4 डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनाए हैं, राइट। अब देखिए, हम मान रहे हैं ग्राउंड पर अभी के लिए कोई फ्रिक्शन नहीं है, ऐसा मान के चलिए, अज्यूम कीजिए कि जो ग्राउंड है ये स्मूथ है, राइट। अच्छा, पहले केस में हम मान रहे हैं कि ये सरफेस भी स्मूथ है और मैं फोर्स लगा रहा हूं एफ। सेकेंड केस में मैंने ये सरफेस को फ्रिक्शन वाला माना है ना, ये रफ है और ये वाला भी रफ है, इधर ये रफ, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखिए ध्यान से, मैं लगा रहा हूं फोर्स यहां पर ऊपर वाले ब्लॉक पे। आपको बताना है क्या ये नीचे वाला ब्लॉक मूव करेगा, यस और नो। तो गलत आंसर होगा, नीचे वाला ब्लॉक मूव नहीं करेगा क्योंकि सरफेस स्मूथ है। सरफेस स्मूथ होने के कारण फोर्स सिर्फ ऊपर वाले ब्लॉक पे लगेगा। तो मैं अगर एक्सेलरेशन निकालूं ऊपर वाले ब्लॉक का, स्मॉल एम का, तो ये जाएगा फोर्स बाय मास, खत्म। ठीक बात। अब देखो ध्यान से, सेम केस मैं क्या कर रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं ऊपर वाले ब्लॉक पे और मैं मान रहा हूं अच्छा खासा रफ सरफेस, ठीक। मैंने फोर्स लगाया ऊपर वाले पे। अब बताओ बच्चों, क्या ये बॉडी मूव करेगी, दोनों बॉडी मूव करेगी? तो करेक्ट आंसर है यस, दोनों बॉडी मूव करेगी, दोनों बॉडी मूव करेगी, दोनों बॉडी मूव करेगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं इसको खींचूंगा इधर, तो इस बॉडी के ऊपर फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ। ध्यान से देखना, फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे की तरफ, ऊपर वाली बॉडी पे। अगर ऊपर वाली बॉडी पे फ्रिक्शन पीछे लगा, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन। अगर बॉडी दूर जाना चाहती है एक्सटर्नल फोर्स एक्स से, तो फ्रिक्शनल फोर्स बोलेगा जाने नहीं देंगे तुझे, फ्रिक्शन लगेगा पीछे। अगर इसके ऊपर फ्रिक्शन पीछे लगा तो उसका रिएक्शन फोर्स क्या आगे लगेगा? अब देखो बच्चों, इस वाली बॉडी की बात करूं तो इसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स है, एक्स डायरेक्शन में बॉडी चल जाएगी, सीधा मूव कर जाएगी। द करेक्ट आंसर इज बोथ द बॉडीज विल मूव डेफिनेटली। क्या ये चीज क्लियर है आपको? फील आ रहा कैसे काम करता है फ्रिक्शन। एक्शन रिएक्शन पेयर का पेयर तो आपको हमेशा लगाना है, ठीक। एक्शन रिएक्शन, यू नो दैट फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज एंड आर ऑफ सेम नेचर। चारों पॉइंट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपको। चलिए अब हम दूसरा काम करते हैं, हम नीचे वाली बॉडी पे फोर्स लगाते हैं। जैसे ही हमने नीचे वाली बॉडी पे फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया, मैं मान रहा हूं सारी सरफेस स्मूथ, तो ध्यान से देखो, क्या ये बॉडी मूव करेगी? द करेक्ट आंसर इज ये बॉडी मूव नहीं करेगी बच्चों। ये वही केस हो गया ट्रॉली फर्स्ट केस जो मैंने बताया था। तो ये नीचे से निकल जाएगी, एक्सेलरेशन में जाएगा बड़ा एम का एफ बाय एम, खेल खत्म, ठीक। अब देखो, यहां पर ये वाली सरफेस रफ है, बाकी सब स्मूथ है। मैंने फोर्स लगाया इधर, क्या बच्चों दोनों बॉडी मूव करेगी? द करेक्ट आंसर इज हाँ, दोनों बॉडी मूव करेगी। अब बताओ, दोनों बॉडी मूव करेगी तो कॉमन सेंस है, इस वाली बॉडी पे फ्रिक्शन कहां लगेगा? आगे पीछे। अगर बॉडी मूव कर रही है आगे, अगर एक्सेलरेट कर रही है आगे, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कहां लगना चाहिए? इसके ऊपर आगे। शाबाश बच्चों। तो इस वाली बॉडी को मूव कराने के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वही फ्रिक्शन है, और इसका रिएक्शन फोर्स इसके ऊपर पीछे इसको रोकने की कोशिश करेगा। तो यहां पर दोनों बॉडी मूव करेगी। कॉमन एग्जांपल आपने देखा ही होगा, जैसे मैं मान लीजिए ये बुक ले लेता हूं मैं, और इसके ऊपर मैंने एक बॉडी रख दी, राइट। अब आप ध्यान से देखो, मैं नीचे वाले को खींच रहा हूं, राइट। अगर मैं नीचे वाला खींच रहा हूं तो आपको ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाली बॉडी भी साथ साथ में आ रही है। क्यों आ रही? यस, जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन अवेलेबल है
और फ्रिक्शन है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बॉडी मूव कर जाएगी। आई होप ये एक फील दे रहा होगा आपको कि फ्रिक्शन को हमेशा गंदा ना माने, ऑपोजिट ना माने, रिलेटिव मोशन के ऑपोजिट माने। और फ्रिक्शन हमेशा चाहता है कि दो बॉडी के बीच में अगर सरफेस इन कांटेक्ट है, उनकी सरफेस कांटेक्ट में है, तो फ्रिक्शन लगे और वो साथ रहे, बट अप टू अ लिमिट। चलिए बच्चों, फ्रिक्शन को और अच्छे से समझते हैं एक कॉमन एग्जांपल पे जो आपको हर बुक में ऑलमोस्ट मिल जाएगा। यहां पर हमने एक ब्लॉक लिया जिसका कुछ भी आप मास मान लीजिए, विच इज केप्ट ऑन अ रफ सरफेस, ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर एक टाइम वेरिंग फोर्स लगाया, मतलब वो टाइम के साथ वेरी हो रहा है, ठीक बात है। मैंने नोट किया यहां पर, अब मैंने इधर स्केल लगा दी, ठीक है। पूरी सरफेस पे क्या लगी हुई है, स्केल लगी हुई है, तो मुझे पता पड़ जाएगा कि कब मोशन स्टार्ट हुआ, कितनी देर में कितना मोशन हुआ, ये सब कुछ मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक। ध्यान से देखिए, आपको पता पड़ेगा कि ये t इक्वल टू 0 पर मोशन तो नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि फोर्स ही 0 है। अगर फोर्स 0 है तो कोई मोशन नहीं होगा। जैसे जैसे मैंने फोर्स बढ़ाया, मतलब टाइम के साथ साथ जैसे फोर्स बढ़ा, मैंने देखा कि मोशन हो ही नहीं रहा है, बॉडी मूव ही नहीं कर रही है। अगर बॉडी मूव नहीं कर रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है अभी भी, और एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि यहां पर फ्रिक्शन का रोल आ चुका है। अब यहां पर आपको समझ में आ गया कि फ्रिक्शन लगेगा और पीछे की डायरेक्शन में लगेगा, ऑपोजिट टू द रिलेटिव मोशन, राइट। चलिए, अगर एक्सेलरेशन की बात करूं तो वो होगा नेट फोर्स बाय मास। अगर एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब F माइनस F इक्वल्स टू 0। इसका मतलब द फोर्स अप्लाइड बाय यू विल बी इक्वल्स टू फ्रिक्शनल फोर्स। कब तक? मान लीजिए कि द मोशन कंटिन्यूज एट t इक्वल टू 10 सेकेंड्स। जैसे ही 10 सेकेंड का समय हुआ, ये थोड़ा सा हिल गया और अब बॉडी मूव करना लग गई, ठीक है। इसका मतलब आपको दिख रहा होगा कि 10 सेकेंड तक तो कोई मोशन नहीं हुआ है। 10 सेकेंड तक फ्रिक्शन फोर्स ने पूरी कोशिश करी, जाने नहीं देंगे तुझे वाले कॉन्सेप्ट पे, लेकिन वो एक लिमिट के बाद हार मान जाता है और अब बॉडी को मूव करना होगा। तो जब मैं यहां पर 10 सेकेंड, मतलब मैंने अप्लाई फोर्स कितना किया होगा, क्या 2 इंटू टी, 20 न्यूटन। 20 न्यूटन का फोर्स मैंने अप्लाई किया होगा, जब जाके ये बॉडी मूव करना स्टार्ट की होगी, ठीक बात है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, किसका ग्राफ? अप्लाइड फोर्स और टाइम का, और मैं दूसरा ग्राफ बनाता हूं फ्रिक्शन फोर्स और टाइम का, तो आपको दिखेगा F प्रोपोर्शनल टू 2t, मतलब स्लोप 2 है और बढ़ते जाएगा, फोर्स तो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा टाइम के साथ, ठीक बात है। चलिए, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आने वाला है। लेकिन जैसे ही मैं फ्रिक्शन की बात करता हूं तो ध्यान से देखिए, t इक्वल टू 10 सेकेंड्स तक, t इक्वल टू 10 सेकेंड्स तक F इक्वल टू F होगा। जितना फोर्स मैं अप्लाई करूंगा उतना ही फ्रिक्शन लगेगा, बस। उसके बाद हमने ऑब्जर्व किया कि ये मोशन तो ऐसा हुआ। उसके बाद हमने ऑब्जर्व किया कि अब जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कांस्टेंट वैल्यू है, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ नहीं रहा है। ये मैंने ऑब्जर्व किया। कैसे ऑब्जर्व किया? देखो ध्यान से, एक्सेलरेशन मैंने स्केल लगा रखी है, तो मैं टाइम कैलकुलेट कर लूंगा, एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लूंगा कि कितनी देर में कितना टाइम, कितनी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया उसने, ठीक बात। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, हर पॉइंट की मैं निकाल सकता हूं इजीली। इसका मतलब एक्सेलरेशन है, फोर्स में कितना लगा रहा है वो पता है, मास पता है, फ्रिक्शनल फोर्स पता पड़ जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स मैंने जब ग्राफ ड्रॉ किया तो मुझे ग्राफ ऐसा मिला। इसका मतलब एक वैल्यू तक तो बॉडी में फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा है और उस पॉइंट के बाद फ्रिक्शनल फोर्स और द रेजिस्टिंग फोर्स और द फोर्स विच इज रेजिस्टिंग द रिलेटिव मोशन एक कांस्टेंट वैल्यू को ले लेता है। अब ये कंडीशन कब आती है बच्चों? जब
बॉडी मोशन में होती है। ये कंडीशन कब आता है? जब बॉडी मोशन में होती है, इसको बोलते हैं काइनेटिक। और ये कंडीशन कब होती है? जब बॉडी रेस्ट में होती है। कहीं में होती है बच्चों बॉडी? रेस्ट में। रेस्ट की कंडीशन को बोलते हैं स्टैटिक कंडीशन, राइट? स्टैटिक कंडीशन में एक पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रख लीजिए बच्चों, इन स्टैटिक कंडीशन the force applied will be equal to the frictional force. जब तक बॉडी रेस्ट में है तब तक मैं जितना फोर्स बॉडी के ऊपर अप्लाई करूंगा, बॉडी के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स भी उतना ही लग जाएगा। क्लियर बात है बच्चों? चलिए चलिए बच्चों, अब जो हमने यहां ग्राफ बनाए थे इसको टाइम के रेस्पेक्ट से बनाए थे, अब हम फोर्स के रेस्पेक्ट से बनाते हैं। हमने प्रैक्टिकली क्या ऑब्जर्व किया, मैं एक्स एक्सिस पे बना रहा हूं एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स और वाई एक्सिस पे बना रहा हूं फ्रिक्शनल फोर्स, राइट? आपको पता है फ्रिक्शनल फोर्स बॉडी पर लगता तो है लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक। तो जो हमने ऑब्जर्व किया था वो ऐसा किया कि जैसे जैसे मैं फोर्स बढ़ाता हूं फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता है, राइट? जैसे जैसे मैं फोर्स बढ़ाता हूं फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता है और एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद ये कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है? ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्रिक्शनल फोर्स और अप्लाइड फोर्स। और उसके बाद क्या होता है कि जो वैल्यू होती है फ्रिक्शनल फोर्स की वो कांस्टेंट हो जाती है और अप्लाइड फोर्स आप कितना भी लगाते जाओ फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको पता है कि यहां से यहां तक स्टैटिक कंडीशन होती है, मतलब बॉडी रेस्ट में रहती है। उसके बाद यहां से आगे बॉडी काइनेटिक्स में चली जाती है, बॉडी मूव करने लगती है, राइट ना? आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन इस पॉइंट पे हो सकता है कि ये एकदम से नीचे आके स्ट्रेट क्यों हो गया, राइट? उसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा मैं आपको, लेकिन आपको पता पड़ गया एक चीज कि यहां से यहां तक जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो स्टैटिक फ्रिक्शन का है और ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, दिस इज कॉल्ड एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसका स्टैंडर्ड नाम है बच्चों, आपको याद रखना है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड एज लिमिटिंग वैल्यू और लिमिटिंग फ्रिक्शन, राइट? चलिए अब कुछ पॉइंट आपको नोट करना है स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। पहला ये कि आपको दिख रहा होगा जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन है, राइट? किसी भी गिवन पेयर के लिए एक सरफेस और एक बॉडी ले लीजिए, उसके लिए सेल्फ एडजस्टिंग है और सेल्फ एडजस्टिंग मैग्नीट्यूड में भी है और डायरेक्शन में भी है। मतलब मैं फोर्स अगर राइट में लगाऊंगा तो फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट में लगेगा, मैं फोर्स लेफ्ट में लगाऊंगा तो फ्रिक्शन फोर्स राइट में लगेगा। क्लियर? पहली चीज। दूसरी चीज, मैग्नीट्यूड वाइज भी एडजस्टेबल है। अगर मैंने जीरो फोर्स लगाया, मान लीजिए किसी रफ सरफेस पे बॉडी रखी हुई है, अगर बॉडी रखी हुई है तो बॉडी के ऊपर लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स जीरो होगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा, भले वो रफ सरफेस पे पड़ी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक? जैसे जैसे मैं फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जाऊंगा फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कब तक? लिमिटिंग वैल्यू तक, बस। उसके बाद इसका खेल खत्म। उसके बाद जो कंडीशन आती है वो आती है काइनेटिक कंडीशन, मतलब मोशन की। जब बॉडी मूविंग होती है तब क्या होता है, बेसिकली ये भी सेल्फ एडजस्टिंग है, लेकिन
It is also self-adjusting friction, but सिर्फ डायरेक्शन में, only in direction. It is self-adjusting in direction only. मैग्नीट्यूड वाइज ये self-adjusting नहीं होता, कांस्टेंट होता है, ठीक है। किसी बॉडी के ऊपर, किसी सिस्टम के ऊपर अगर उन सरफेस के बीच में कोएफिशिएंट पता हो, बहुत सारी चीजें होती है इसमें। मान लीजिए अभी के लिए फ्रिक्शनल फोर्स, अगर बॉडी मूव कर रही है तो बॉडी के ऊपर जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, इसको मैं लिख देता हूं Fk, राइट। जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है बच्चों, वो डायरेक्शन वाइज तो चेंज हो सकता है लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज कांस्टेंट होता है। क्या ये चीज क्लियर आप? अच्छा, अब यहां पर एक लॉजिकल क्वेश्चन उठता है कि सर आपने जो लिमिटिंग वैल्यू बनाई है वो थोड़ी सी ऊपर बनाई है काइनेटिक से। इसका मतलब आपके कहने का, ग्राफ के कहने का मतलब यह है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू काइनेटिक फ्रिक्शन। ऐसा क्यों? देखो, काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है? जब बॉडी मूविंग होती है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन या उसके पहले का, जीरो से लेकर लिमिटिंग फ्रिक्शन की जब बात होती है तब बॉडी स्टैटिक कंडीशन में होती है, राइट। अब व्हाई दिस लिमिटिंग फ्रिक्शन और द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज मोर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन? इसके दो रीजन है बच्चों, एक जो एनसीईआरटी में गिवन है और दूसरा जो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, राइट। पहला जो एनसीईआरटी में गिवन है वो ये है कि फ्रिक्शन लगता क्यों है। फ्रिक्शन लगता है बच्चों सरफेस की रफनेस की वजह से। मान लीजिए कि एक बॉडी बनाई मैंने और उसको मैंने फ्लोर पे रखा, ठीक है। जो आपके घर में विट्रीफाइड टाइल्स देखी होगी आपने, एकदम शाइनी टाइल्स, एकदम स्मूथ टाइल्स, बेसिकली क्या वो स्मूथ है? वो स्मूथ नहीं है, वो बहुत ज्यादा रफ है अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो, ठीक है। तो स्मूथ सरफेस पॉसिबल इतनी आसानी से नहीं होती। वैसे प्रैक्टिकली जितनी भी सरफेस होती है सब रफ सरफेस होती है। तो हमारे जो फ्लोर है, जो दिखते स्मूथ है, वो भी बहुत ज्यादा रफ है, रफ। अब अगर मैं इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखूं तो इसमें ऐसे ऐसे पीक्स और वैलीज दिखेंगे आपको, राइट। सिमिलरली अगर मैं ग्राउंड बनाऊं तो ग्राउंड में भी आपको बहुत सारे पीक्स और वैलीज दिखेंगे, ठीक बात है। अब जब बॉडी मोशन करती है एक दूसरे के ऊपर तो ये क्या करती है? एक दूसरे के अंदर फंस जाती है, ऐसा एंटेंगल्ड हो जाती है। जब बॉडी रेस्ट पर होती है और मैं उसको थोड़ा सा फोर्स लगा के मूव कराने की कोशिश करता हूं तो क्या ये एक दूसरे में एंटेंगल्ड हो जाएगी ऐसे, ठीक है। तो ये किसी भी बॉडी जो रेस्ट पर रहेगी उस बॉडी को मूव नहीं करने देते, ये चिपक जाते हैं, ठीक है। इस चिपकने की फॉर्मेट को, इसको बोलते हैं इंजीनियरिंग की भाषा में, ये हो गई कोल्ड वेल्डिंग। वेल्डिंग देखी बच्चों आपने? वेल्डिंग देखी होगी आपने, दो मेटल को जोड़ देते हैं और बीच में ऐसा वेल्डिंग रॉड से, बेसिकली आपने देखा होगा वेल्डिंग जो लोग करते हैं वो ऐसे आयरन इलेक्ट्रिक लगा के या गैस लगा के, बहुत तरह तरह की वेल्डिंग होती है, तो वेल्डिंग करके जोड़ देते हैं, ठीक है, चिपक जाती है बॉडी। तो बेसिकली यहाँ पर ये हॉट वेल्डिंग होती है, ये यहाँ पर कोल्ड वेल्डिंग होगी, मतलब ये एक दूसरे के प्रेशर की वजह से चिपक गए। कैसे प्रेशर की वजह से? आपको पता है प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। अब आप देखो इन टिप का एरिया क्या बहुत छोटा है। अगर टिप का एरिया बहुत छोटा है इसका मतलब प्रेशर बहुत ज्यादा लग रहा होगा उस पॉइंट पे। अगर प्रेशर तगड़ा लग रहा है इसका मतलब दोनों के प्रेशर में जो तेजी से एक दूसरे की तरफ प्रेशर लग रहा है उसके कारण में चिपकने वाला फोर्स आ गया, वो वेल्डिंग टाइप का हो गया, वो बॉडी को मूव नहीं करने दे रहा, ठीक बात। चलिए, तो जब मुझे किसी बॉडी को रेस्ट पे, स्टैटिक कंडीशन में रेस्ट पे, और अगर मुझे फोर्स लगाना है तो बेसिकली मुझे ये कोल्ड वेल्डिंग ब्रेक करनी होगी उन दोनों के बीच में बनी हुई, ठीक है। तभी मैं उसको एक मिनिमम अमाउंट के बाद में उसको मूव करा पाऊंगा, ठीक बात। लेकिन जैसे ही बॉडी मूव करने लग गई तो अब जो इन दोनों के बीच में जो रफनेस की वजह से एंटेंगलमेंट हो रहा था, बॉडी एक दूसरे में चिपक रही थी, आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। अब क्या होगा? जब बॉडी एक बार मोशन में आ गई
तो वो ये वाली प्रॉब्लम को ओवरकम कर लेती है। इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि जो म्यू के है वो छोटा होता है म्यू एस से, या म्यू के बारे में अपन ने अभी कोई बात नहीं की है, तो हम फ्रिक्शन के टर्म्स में देखें तो लिमिटिंग फ्रिक्शन बड़ा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से। क्या ये चीज समझ में आ रही है आपको? रीजन भी समझ में आया, इंटरलॉकिंग की वजह से। स्टैटिक कंडीशन में आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि आपको कोल्ड वेल्डिंग को ब्रेक करना है, और एक बार मोशन में आ गई तो ये ऑलरेडी ब्रेक हो गई, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी मूव करेगी। ठीक है। दूसरा रीजन ये दिया जाता है कि इनर्शिया के कारण भी होता है ऐसा। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल ट्राई टू रिमेन एट रेस्ट। ठीक है। एंड काइनेटिक मतलब ऑलरेडी मूविंग है, एंड इफ अ बॉडी इज इन मोशन इट विल ट्राई टू रिमेन इट्स मोशन ओनली। तो दूसरा रीजन ये भी दिया जाता है कि इसके इनर्शिया के कारण भी बॉडी मूव कर रही है, और जो फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट है या मैं काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करूं वो लेस होता है इन कंपैरिजन टू द लिमिटिंग फ्रिक्शन से। क्या ये दोनों चीजें आपको समझ में आएंगी? बहुत बढ़िया बच्चों। चलिए अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ के आज की क्लास को खत्म करता हूं। मान लीजिए मैंने एक बॉडी ली, उस बॉडी के ऊपर लगाया फोर्स F। ठीक बात है। अब देखिए यहां पर ये सरफेस को मैंने मान लिया रफ। ठीक। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है 10 न्यूटन, राइट? मतलब 10 न्यूटन फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स की गिवन है। ठीक है। अब मैं कुछ फोर्स की वैल्यू देता हूं, आपको फ्रिक्शनल फोर्स और एक्सेलरेशन बताना है। मान लीजिए मैंने फोर्स लगाया 0 न्यूटन, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन और 15 न्यूटन। मास मान लीजिए 1 kg। ठीक है। अब बताओ अगर मैं 0 न्यूटन फोर्स लगाता हूं तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? क्या 10 न्यूटन होगा? नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स होगा 0। क्यों 0? क्योंकि स्टैटिक है। मुझे पता है कि F माइनस एफ नेट फोर्स बाय मास या एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन कितना होता है? नेट फोर्स बाय मास। मैक्सिमम कितना रेजिस्ट कर सकती है? ये देखो बच्चों, ये जो वैल्यू होती है ये मैक्सिमम रेजिस्ट करने वाला फोर्स है। इसका मतलब यही नहीं कि हर बार इतना ही लगेगा, डिपेंड करता है आप कितना लगा रहे हो। सेल्फ एडजस्टिंग क्यों नाम है इसका? क्योंकि ये अपना मैग्नीट्यूड बदल लेता है। आपने फोर्स 0 लगाया, फ्रिक्शन 0। आपने फोर्स 5 न्यूटन का लगाया, बताओ आंसर। द करेक्ट आंसर इज 5 न्यूटन। अब जो फ्रिक्शन लगेगा वो सिर्फ 5 न्यूटन का लगेगा। ज्यादा मेहनत क्यों करना है? आप भी 5 का लगा रहे हो, वो भी 5 का लगाएगा, तब भी एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, बॉडी मूव ही नहीं कर रही, तो किस बात का एक्सेलरेशन? अब देखो आपने 10 न्यूटन लगाया तो ये भी अपनी अकड़ पे आ गया, हम भी 10 न्यूटन लगाएंगे, अभी फिर एक्सेलरेशन 0। आपको दिख रहा है जैसे जैसे फोर्स बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ रहा है, और कॉमन सेंस से भी हमको समझ में आता है कि हाँ भैया ऐसा ही तो होता है। अब मैंने 15 न्यूटन लगा दिया तो ये अकड़ में क्या 15 लगा देगा? नहीं, ये लगाता है अप टू अ लिमिट। इसकी लिमिट खत्म। इसका मतलब अब मैं अगर फोर्स कितना भी बढ़ाते जाऊंगा, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू 10 से ऊपर कभी भी नहीं हो सकती। ये चीज क्लियर है बच्चों? चलिए अब आप एक्सेलरेशन निकालोगे तो हो जाएगा नेट फोर्स दैट इज 15 माइनस 10 बाय 1, मेरा आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप दोस्तों आपको फ्रिक्शन समझ आ रहा हो, मजा आ रहा हो। बने रहिए हमारे चैनल में, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। इसी तरह इसका पार्ट 2 पार्ट 3 भी आता रहेगा, और आपको क्रिस्टल क्लियर कंसेप्चुअल क्लैरिटी फ्रिक्शन में हो जाएगी, आनंद और मजा आ जाएगा।